नमस्कार। भारत एक्सप्रेस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगम राय। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुनहगार। देश की नामी गोल्ड कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स के खिलाफ सेबी के गंभीर आरोप से खलबली मच गई है। मार्केट रेगुलेटर ने जांच के बाद अंतरिम आदेश में कहा है कि कंपनी ने 15.15 लाख करोड़ के राजस्व में हेराफेरी की है। इसके बाद राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर बुरी तरह से गिर गए। इस गबन से सबसे बड़ा झटका एलआईसी को लगा है, क्योंकि इस कंपनी में भारतीय जीवन बीमा निगम की बड़ी हिस्सेदारी है। देखिए खास रिपोर्ट। बाजार नियामक सेबी ने दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड रिफाइनिंग कंपनियों में से एक राजेश एक्सपोर्ट्स के प्रमोटर और चेयरमैन राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से अंतरिम रोक लगा दी है। सेबी की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि कंपनी ने अपनी साख और शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए करीब 99% रेवेन्यू यानी लगभग 15.15 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर फर्जी तरीके से दिखाया है। खबर के बाहर आते ही कंपनी का शेयर 5% के लोअर सर्किट पर लॉक हो गया, यानी बाजार में सिर्फ बेचने वाले थे, कोई खरीदार नहीं था। इस घोटाले की आशंका का सीधा झटका सरकारी बीमा कंपनी एलआईसी को भी लगा है, जिसकी राजेश एक्सपोर्ट्स में 10.8% की हिस्सेदारी है। हालांकि कंपनी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे सेबी और अपने बीच का कम्युनिकेशन गैप बताया है। एक आम आदमी और आम निवेशक के नजरिए से राजेश एक्सपोर्ट की गड़बड़ी हैरान करती है। ये बात हजम नहीं हो रही है कि 3000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली कंपनी 15 लाख करोड़ रुपए का हेरफेर कैसे कर सकती है। सेबी ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू किया हमारी कंपनी के अंदर। किसी ने कंप्लेंट दी होगी, सच्ची कंप्लेंट है या झूठी कंप्लेंट है तो हमें नहीं पता, लेकिन किसी ने कंप्लेंट दी होगी तो उसके तहत उन्होंने इन्वेस्टिगेशन तहकीकात शुरू की। अभी करीबन 2-2.5 साल से ये तहकीकात सेबी ने की और तहकीकात में सेबी ने जो जो पूछा, उन्होंने फॉरेंसिक ऑडिटर भी लगाए और फॉरेंसिक ऑडिटर ने जो जो पूछा करीबन 5-6 महीने तक उन्होंने अलग अलग दस्तावेज, अलग अलग डिटेल्स, एक्सप्लेनेशन, बहुत सारी चीजें पूछी। ये सारी जितनी चीजें पूछी वो हर एक चीज हमने उनको पेश की, हर एक चीज हमने दिखाई। ये सब दिखाने के बाद में हमें लगा कि उनको कुछ नहीं मिला या उनको समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या है दो में से। 15 लाख करोड़ रुपए इतनी बड़ी रकम है जो कि भारत के कुल सालाना एक्सपोर्ट के करीब 20% के बराबर है। दरअसल सेबी ने जून 2026 में कंपनी और उसके सीएमडी राजेश मेहता पर जो अंतरिम आदेश जारी किया है, उसे बारीकी से देखने पर समझ आता है कि ये खेल असल में क्या है। ये कोई बैंक से पैसा लेकर भागने वाली गड़बड़ी नहीं है, बल्कि अकाउंटिंग फ्रॉड, कारोबार में हेराफेरी का मामला है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। राजेश मेहता कैसे वर्षों तक इस खेल को अंजाम देते रहे। दरअसल राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड का मार्केट 3090 करोड़ रुपए है। शेयर में 5% का लोअर सर्किट लगा है। करीब 3000 करोड़ रुपए की कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स मुख्य रूप से सोने की रिफाइनिंग और ज्वेलरी का बिजनेस करती है। सोने के बिजनेस में मार्जिन बहुत कम 0.5% से 1% का होता है, लेकिन इसका टर्नओवर बहुत भारी भरकम होता है। राजेश एक्सपोर्ट्स कंपनी ने दस्तावेजों में हर साल 2.5 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ रुपए का बिजनेस यानी सेल दिखा रही थी। लेकिन सेबी ने अपनी जांच में पाया कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021 से वित्त वर्ष 2025 यानी 5 साल के दौरान अपनी वित्तीय रिपोर्टों में भारी गड़बड़ी की है। समझने वाली बात यह है कि ये 15 लाख करोड़ रुपए कोई
एक झटके में गायब की गई नकदी नहीं है। ये पिछले 5 साल में दिखाए गए कुल अर्जित राजस्व का करीब 99.8% हिस्सा है, जिसे सेबी ने अपनी जांच के बाद फर्जी और भ्रामक बताया है। जांच में पाया गया कि ये आंकड़े केवल कागजों पर बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए हैं। आसान शब्दों में पिछले 5 साल में कंपनी ने जो कुल 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बिक्री दिखाई थी, वो सिर्फ कागजों पर थी, असल में हुई ही नहीं। सेबी और फॉरेंसिक ऑडिटर की जांच के मुताबिक राजेश एक्सपोर्ट्स ने इस भ्रामक आंकड़े को तैयार करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीके अपनाए: विदेशी शेल और सब्सिडरी कंपनियों का जाल। राजेश एक्सपोर्ट्स की कई विदेशी सहयोगी कंपनियां हैं, जैसे कि सिंगापुर में रेल सिंगापुर और स्विट्जरलैंड में वालकाम्बी रिफाइनरी है। कंपनी ने दिखाया कि सारा बिजनेस और रेवेन्यू इन विदेशी कंपनियों के जरिए आ रहा है। जब जांच के दौरान सेबी ने इन विदेशी कंपनियों के अकाउंटिंग सिस्टम, बिल और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मांगी, तो कंपनी ने डेटा देने से साफ मना कर दिया, जिससे शक सही साबित हुआ। सर्कुलर ट्रेडिंग यानी कागजी ट्रेडिंग। सोने के कारोबार में सर्कुलर ट्रेडिंग करना बहुत आसान होता है। एक ही सोने की खेप या बिल को अपनी ही 4-5 डमी कंपनियों के बीच गोल गोल घुमा दिया जाता है। सेबी को शक है कि राजेश एक्सपोर्ट्स में भी 97% से 99% रेवेन्यू इसी तरह हवा में बनाया गया था। अफ्रीकी माइंस में निवेश भी शक के दायरे में। कंपनी ने 2023 में दावा किया था कि उन्होंने अफ्रीका में सोने की खदानों में 1035 करोड़ रुपए का निवेश किया है, लेकिन जब ऑडिट हुआ तो न तो राजेश एक्सपोर्ट्स के अकाउंट में और न ही इसके किसी सब्सिडरी के खातों में इस निवेश का कोई वजूद मिला। राजेश एक्सपोर्ट ने अपनी बैलेंस शीट को इतना बड़ा और आकर्षक इसलिए दिखाया ताकि शेयर बाजार में निवेशकों, बैंकों और LIC जैसी बड़ी संस्थाओं को ये भरोसा दिलाया जा सके कि कंपनी का ऑपरेशनल स्केल बहुत बड़ा है। लेकिन अब सेबी ने शिकंजा कस दिया है। कंपनी के प्रमोटर राजेश मेहता पर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने की रोक लगा दी गई है। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को कंपनी के ऑडिटर के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है, जिन्होंने इतने सालों तक इस 15 लाख करोड़ के भ्रामक आंकड़ों पर आंखें मूंद कर साइन किए। वहीं सेबी के आरोपों पर राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि सभी आरोप बेबुनियाद है। कंपनी का कहना है कि सेबी का ये आदेश केवल शुरुआती है और सेबी ने अभी तक किसी भी मामले पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला है। एक बात तो मैं पहले स्पष्ट करना चाहूंगा कि सेबी का ये इंटरिम ऑर्डर है। हम मानते हैं सेबी अथॉरिटी है, हम कुछ नहीं बोल सकते उनके विरुद्ध, उनका अपना तरीका है, उनकी अपनी सिस्टम्स है और बहुत ही अनुभवी है सेबी, तो हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। वो कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है, उन्होंने कोई निष्कर्ष इसका नहीं निकाला है। सीधे सीधे उन्होंने लिखा है ऑर्डर में कि ये इंटरिम ऑर्डर है और इंटरिम ऑर्डर के साथ साथ उन्होंने जितनी बातें कही हैं वो हर एक बात में उन्होंने कहा है कि ये एक ऑब्जर्वेशन है। कंपनी ने दावा किया है कि उसके द्वारा घोषित किए गए रेवेन्यू के आंकड़े बिल्कुल सही हैं और टर्नओवर को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखाया है। बता दें, कंपनी के मालिक 60 साल के राजेश मेहता बेंगलुरु के रहने वाले हैं और वे राजेश एक्सपोर्ट्स के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उन्होंने कॉलेज छोड़ने के बाद बहुत कम उम्र में कीमती धातुओं के बिजनेस में कदम रखा था। शुरुआती दिनों में वे चांदी का व्यापार करते थे, इसके बाद वे ज्वेलरी बिजनेस में आए। उन्होंने साल 1989 में राजेश एक्सपोर्ट्स की स्थापना की और इसे दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड रिफाइनिंग और एक्सपोर्ट कंपनियों में से एक बना दिया। राजेश एक्सपोर्ट्स का बिजनेस कच्चे सोने को खरीदने से शुरू होता है। कंपनी इसे रिफाइन करके शुद्ध सोना बनाती है और इसे ज्वेलरी तैयार करती है और बेचती है। LIC को शेयर देने के बाद में 1 रुपये का भी मुनाफा ना कंपनी को हुआ है ना प्रमोटर को हुआ है। तो ये जो स्पेकुलेशन हो रहा है
पता नहीं कौन कौन बोल रहा है कि एलआईसी को इन्होंने ये दे दिया, इनको वो दे दिया, किसी की इन्फ्लुएंस लगाकर दे दिया, फलाना ठिकना। एलआईसी को मेरे हिसाब से आज के दिन भी एलआईसी मुनाफे में है। शायद आज इतना कम होने के बावजूद भाव, शायद, मुझे पक्का नहीं मालूम है कि उनकी खरीदी किस दिन की है, लेकिन मैं समझता हूं तब तक आज भी शायद एलआईसी मुनाफे में है। और एलआईसी ने पिछले समय में बेचे भी थे काफी शेयर, बहुत ऊंचे प्राइस में बेचे थे, बहुत ऊंचे प्राइस में बेचे थे, तो उन्होंने बहुत जबरदस्त मुनाफा तब किया था उन्होंने उसमें। कंपनी के दावे के मुताबिक सालाना रेवेन्यू लगभग 3.75 लाख करोड़ रुपए है। कंपनी के बिजनेस में सबसे बड़ा बदलाव साल 2015 में आया था। तब राजेश एक्सपोर्ट्स ने स्विट्जरलैंड की मशहूर गोल्ड रिफाइनरी इस दौरान राजेश मेहता और कंपनी को अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। यदि आरोप अंतिम जांच में सही साबित होते हैं तो सेबी कंपनी पर भारी जुर्माना लगाने के साथ साथ प्रमोटर्स को लंबे समय के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर सकता है और मामला आपराधिक जांच एजेंसियों को भेजा जा सकता है। क्या कोई सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी की शुरुआत मात्र 6,000 रुपए प्रति माह की पगार से करके करोड़ों रुपए के आलीशान बंगले, दर्जनों कीमती जमीन के टुकड़े और बैंकों में नोटों के पहाड़ खड़े कर सकता है? सुनने में किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन ओडिशा विजिलेंस टीम की होश उड़ा देने वाली छापेमारी में यह हकीकत बनकर सामने आया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विजिलेंस विभाग ने एक सरकारी इंजीनियर के ठिकानों पर ऐसी स्ट्राइक की है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतनी विशाल संपत्ति कैसे और किन स्रोतों से इकट्ठा हुई। यह रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा विजिलेंस की टीमों ने कंधमाल जिले के बालीगुड़ा में तैनात एकीकृत आदिवासी विकास एजेंसी के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बैकुंठ नाथ बेहरा के खिलाफ मोर्चा खोला। भुवनेश्वर की स्पेशल विजिलेंस कोर्ट से वारंट हाथ में आते ही एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी, दर्जनों इंस्पेक्टर और भारी पुलिस बल के साथ विजिलेंस ने बेहरा से जुड़ी 9 अलग अलग जगहों पर एक साथ धावा बोल दिया। भुवनेश्वर के चंद्रशेखरपुर, शैलश्री विहार, कानून विहार से लेकर जाजपुर, बारीपदा और बालीगुड़ा स्थित उनके सरकारी आवास व दफ्तर तक हर जगह सिर्फ और सिर्फ बेहिसाब दौलत बिखरी मिली। जब जांचकर्ताओं ने इंजीनियर बेहरा और उनके परिवार के नाम पर दर्ज संपत्तियों के दस्तावेज खंगाले तो उनके होश उड़ गए। विजिलेंस को तलाशी के दौरान इस परिवार की 5 विशाल बहुमंजिला इमारतें मिली हैं। इनमें से सिर्फ एक इमारत जो भुवनेश्वर के नीलाद्री विहार में स्थित है, लगभग 10,500 वर्ग फीट में फैली 4 मंजिला आलीशान कोठी है। इतना ही नहीं, अधिकारियों को 13 बेहद कीमती जमीन के प्लॉट भी मिले हैं। इनमें से 7 प्लॉट तो भुवनेश्वर के सबसे महंगे और प्रीमियम रिहायशी इलाकों में है, जबकि बाकी जाजपुर और बारीपदा जैसे प्रमुख जगहों पर खरीदे गए हैं। तकनीकी विशेषज्ञ अब इन जमीनों और मकानों की बाजार कीमत का आकलन कर रहे हैं, जो अनुमानित रूप से कई करोड़ रुपए है। इस पूरी तफ्तीश में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया
जब विजिलेंस की टीम ने बेहरा के परिवार से जुड़े बैंक लॉकरों को खोला, लॉकर खोलते ही अधिकारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश ठसाठस भरा हुआ था। During vigilance raid today, we detected 5 high-rising buildings, 13 valuable plots in and around Bhubaneswar, gold ornaments, cash, and some bank deposits. During raid, we have recovered around 2 crore and 4 lakhs hard cash. कटक सेल डिवीजन के एसपी ने पुष्टि की है कि छापेमारी के दौरान अब तक कुल 2 करोड़ 4 लाख रुपए नकद बरामद किए जा चुके हैं। इसके अलावा घर की शुरुआती तलाशी में भी 2,66,000 रुपए कैश जब्त हुआ है। अलमारियों से मिले सोने के भारी भरकम गहने, बैंक डिपॉजिट, पोस्टल सेविंग्स और अन्य वित्तीय निवेशों का मूल्यांकन जारी है। आशंका है कि यह आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक बैकुंठनाथ बेहरा ने साल 1999 में महज 6,000 रुपए की शुरुआती मासिक सैलरी पर एक जूनियर इंजीनियर के रूप में सरकारी सेवा ज्वाइन की थी। 24 साल की नौकरी के बाद इस साल की शुरुआत में ही वे असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बने थे और वर्तमान में उनकी सैलरी करीब 80,000 रुपए प्रति माह थी। इतनी सीमित वैध आय के बावजूद इतनी अकूत संपत्ति खड़ा करना सीधे तौर पर बड़े भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। ओडिशा में यह कोई मामला अकेला नहीं है। इससे पहले एक दूसरे इंजीनियर भुवनेश्वर साबर के पास 97 प्लॉट और कानूनी आय से 210% ज्यादा संपत्ति मिली थी। वहीं हैदराबाद में एक वाटर बोर्ड मैनेजर के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति का मिलना यह दिखाता है कि सरकारी बाबुओं में काली कमाई का ये ट्रेंड कितना खतरनाक हो चुका है। फिलहाल बेहरा के बैंक खातों को सीज कर दिया गया है और आने वाले दिनों में कई और बड़े नामों के चेहरे से नकाब उतरना तय माना जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में 17 वर्षीय नाबालिग के सुसाइड केस में मौत के 16 दिन बाद शव को कब्र से निकाला गया। इस मामले में पिता की याचिका पर हाईकोर्ट ने शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने की अनुमति दी थी। परिजनों का आरोप है कि 5 युवकों ने मुसरलिन को लगातार धमकी दी और उसके साथ मार पीट कर उसे प्रताड़ित किया, जिसके बाद मुसलिन ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। दावा है कि युवक के सिर और शरीर पर चोट के निशान भी थे, जिससे हत्या और कहीं करके शव को फांसी के फंदे से लटकाए जाने की भी आशंका है। इसी वजह से न्याय की आस में पिता ने हाईकोर्ट के दर पर अपील दी है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में बेटे की संदिग्ध मौत के बाद एक पिता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। पिता की जिद और सवालों के बाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम करने के आदेश दे दिए। कोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन की मौजूदगी में 17 वर्षीय मुस्लिम का शव कब्र से निकाला गया, जहां पिता भी पूरे समय मौजूद रहे। ये मामला काशीपुर के नई बस्ती कटोरा ताल का है, जहां 17 वर्षीय मुसलीम का शव 16 मई को घर की तीसरी मंजिल पर बने कमरे में फंदे से लटका मिला था। घटना के अगले दिन 17 मई को पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर उसे परिजनों को सौंप दिया था। इसके बाद परिवार ने धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार शव को दफना दिया। बेटे के शव को दफनाने के बाद भी पिता इमरान अली के मन में कई सवाल उठते रहे। उन्होंने बताया कि कमरे में खून के निशान और बेटे के सिर पर चोट के निशान देखकर उन्हें ये मामला आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का लगने लगा। यही संदेह उनके लिए बेचैनी का कारण बन गया। हमें लगा कि सुसाइड कैसे, क्योंकि घर के अंदर पर इसके सर पे ना यहाँ पर ये इस तरीके से ये बहुत बड़ा चोट का निशान है। मैंने अपने दोस्त से कहा, मुझे शक था कि इसका मर्डर हुआ है। मैंने अपने दोस्त से कहा इसका पूरा पोस्टमार्टम कराना, बाकी होश ही नहीं था मुझे ज़्यादा। तो जब हमने पोस्टमार्टम होने के बाद ये देखा निशान, तो
तो एचओ साहब से हमने बात करी, बोले इमरान क्या कहते हैं, ये तो डॉक्टर साहब ने लिखा है कि दम घुटने से मौत हुई है और सिग्नेचर निशान लिखा है। बात ख़त्म हो गई, क्योंकि कह रहे फिर कुछ मिला ही नहीं था ब्लड व्लड वहाँ। फिर जब हमने बाद में सर्च करा, पूरा कुछ छानबीन करी, तो हमें वहाँ पे फर्श पर ब्लड मिला, एक चादर मिली ब्लड में भीगी हुई। हमने एसएसओ साहब को बताया, उन्होंने फॉरेंसिक की टीम भेजी, वो उनके हवाले कर दी गई, वो चली गई है। फिर हमने हाई कोर्ट अपील करी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। तो वहाँ से हाई कोर्ट ने सैंक्शन करा, फिर पोस्टमार्टम के लिए फिर जा रहा है अपने दोस्तों के साथ, जो उस लड़की के भाई के भी दोस्त थे। ये एक प्लान मर्डर है ये, मेरे हिसाब से। हत्या की आशंका को लेकर पिता ने हाईकोर्ट में अपील की। उन्होंने कोर्ट के सामने उन सभी तथ्यों को रखा जिनसे उन्हें शक हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने प्रशासन को शव को कब्र से निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने के निर्देश दे दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की टीम ने मुस्लिम के शव को कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान फॉरेंसिक टीम, मेडिकल अधिकारी, राजस्व विभाग और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रही। यहाँ पे फॉरेंसिक की टीम, हमारे मेडिकल ऑफिसर्स, हमारे रेवेन्यू विभाग की टीम, हमारे जो पुलिस की टीम है, सारे लोग उपस्थित हैं और जो परिजन हैं उनकी उपस्थिति में जो है ये सारी कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे फॉलो किए जाते हैं। जैसे जो बॉडी जिस रिलीजन से वो कनेक्टेड रहती है तो उसके जो रिलीजियस राइट्स हैं उसको भी देखना होता है, और जो हमारी अलग अलग धाराओं में जो उसमें है कि हमें जिन चीज़ों का अनुपालन करना होता है, डायरेक्शंस का, वो सारी चीज़ों का अनुपालन करते हुए इस पूरी कार्रवाई की जा रही है। पूरी प्रक्रिया को तय प्रोटोकॉल के तहत परिजनों की मौजूदगी में किया गया। मृतक के पिता इमरान अली का कहना है कि उनके बेटे का एक लड़की से प्रेम प्रसंग था, जिसका लड़की के परिजन विरोध करते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके बेटे को कई बार धमकी भी दी गई थी। हालांकि बेटे ने कभी ये बात घर पर खोलकर नहीं बताई थी। ये मेरा बेटा एक लड़की से इसका अफेयर था, उसका भाई इसके खिलाफ था, कई बार धमकी दे चुके थे मारने की जान से। इसने मुझे बताया नहीं। अच्छा, तो लड़की कहाँ की थी? लड़की यहीं काशीपुर की है। एक ही मोहल्ले में रहते थे? पहले यहीं रहते थे वो, मोहल्ले के पास ही, फिर अब अलग गंगा पावर रोड पर। नहीं, हमें मालूम ही नहीं था। और शाम को 8 बजे 6:30 बजे के समथिंग मेरे साथ था ये घर पे फातिमा में, बाल कटवा के आया था। उसके बाद फिर 10 बजे परिवार वालों से मुलाकात हुई। इसके बाद इसकी मुलाकात नहीं हुई हमसे। फिर सुबह कुछ 6 बजे जब हम ऊपर कमरे में देखते हैं तो आधी गांठ थी रुपट्टे की, उसमें लटका हुआ था ये। अपने घर में? हमारे घर में तीसरी मंजिल पे स्टोर है। अच्छा। उसमें पिता का दावा है कि सिर पर चोट के निशान और कमरे में मिला खून इस बात की ओर इशारा करते हैं कि ये मामला आत्महत्या का नहीं है। सुसाइड केस में रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनका कहना है ये सुसाइड केस नहीं है, ये मर्डर है। इसके सर पर जो है ना एक चोट है यहाँ, वो कभी भी सुसाइड केस में नहीं आती। और घर के अंदर ब्लड मिला है, चादर पे ब्लड मिला है, इसके चेहरे पे, गले पे, जगह जगह निशान, जैसे कोई गला घोटता ना तब आते हैं। सुसाइड केस में कभी इस टाइप के निशान नहीं आते। ये मार्क दिखा रहे हैं, ये पीछे तक इसका निशान है। लिखित मार्क जो है कभी पीछे तक नहीं आता, आगे तक आता है। कभी इसके सिर पे चोट है, खुली चोट है, काफ़ी लंबी चोट है। हाई कोर्ट में जो है ऑर्डर में भी इसका जिक्र आया है, जो फोटोग्राफ में वो दाखिल हुए हैं, उसे देख करके हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि इसका जो है चोट जो है ये लिखित मार्क के अलावा जो चोटें हैं वो एज ए मर्डर के रूप में आ सकती है या गला घोटने से आ सकती है। इसलिए ये पोस्टमार्टम कराने का आदेश हाई कोर्ट ने जो है 3 तारीख को दिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक फिलहाल शव को दोबारा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जांच पूरी गंभीरता से की जा रही है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम गुनहगार में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए।